Namaskar. Today we are going to cover about management of diabetes mellitus, its complication, prevention of diabetes mellitus through education and counseling. आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट जो इस सेशन को कवर करेंगे डॉक्टर विजय राय, मेडिकल सुपरिटेंडेंट राव तुलाराम हॉस्पिटल जाफरपुर नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आपके हॉस्पिटल में ऐसे भी पेशेंट होंगे जो अपना जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है, अपना इलाज कराने अपने आप भी आते हैं। कुछ ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं जो बहुत बार कहने के बाद आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं आते हैं लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन होती है तब आते हैं। इसका कारण क्या है और आप ने कितने परसेंटेज ऐसे हैं जो अपने आप पेशेंट आते हैं इलाज के लिए? सरकारी अस्पतालों में हमारा एक्सपीरियंस ये है कि ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स देर से आते हैं और लास्ट मोमेंट तक वो अवॉइड करते रहते हैं कि अस्पताल ना जाना पड़े। नतीजा क्या है कि उनको अक्सर जनता टांग करके उठा करके ट्रांसपोर्ट करके लाती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे बदलना बहुत आवश्यक है। और जहाँ मैं समझता हूँ कि जो हमारे ये जो कोर्स आप कर रही हैं, कम्युनिटी वर्कर का जो इग्नू कर रही है, ये रोल इन लोगों को प्ले करना पड़ेगा। अगर हम इन मरीज़ों को जितनी जल्दी हम ला सकें तो एक तो उनका इलाज अच्छे से हो सकता है, जान का खतरा कम हो जाएगा और रिकवरी फास्ट होगी। हो सकता है कई जगहों पर हम एडमिशन 1/4 समय के अंदर हम ठीक कर सकें और किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मरीज़ को बता के रखा जाए, उसे मालूम रहे कि कब मुझे पहुंचना है, क्या लक्षण हैं जिनके आते ही मुझे मूव कर जाना है या मुझे अपने रिलेटिव्स को बताना है, परिवार को बताना है। परिवार वालों को जागरूक होना चाहिए कि वो पकड़ सकें कि ये जब लक्षण नज़र आए तो हमें तुरंत अस्पताल जाना है और या कम्युनिटी वर्कर को बुलाना है या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मैं समझता हूँ ये एरिया ऐसे हैं जहाँ की आवश्यकता है हमें इंटरवीन करने की। इससे हम लोगों का इलाज की जो है ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकेगा, मरीजों को बेनिफिट ज़्यादा मिल सकेगा। इसका मतलब है कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को जो मेन रोल प्ले करना है, जो हम अभी उनको थोड़ा बाद में बताएंगे कि एजुकेट कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है पेशेंट को और उनको काउंसलिंग कैसे करनी है, मोटिवेट करना है पेशेंट और उनके परिवार को कि समय पे इलाज कराया जाए। डॉक्टर साहब, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस को वापस जाते हुए हम अब आते हैं जो बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमने डायबिटिक पेशेंट्स में देखी है और वो बहुत बार घर बैठे भी हो जाती है या वो ट्रैवल करते हैं या ऑफिस में बैठे हैं, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया शायद ही कोई ऐसा मरीज़ होगा डायबिटीज़ या मधुमेह का जो दवाओं पर हो और उसने इसको कभी महसूस ना किया हो, यानी कि इतना कॉमन है। लेकिन ज़्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स सिर्फ सिम्टम तक रह जाते हैं, उनसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन या समस्या नहीं आती है, लेकिन इससे सजग और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? जब भी ब्लड शुगर लेवल किसी भी समय अगर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml से कम हो जाए, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाएगा और इसे इलाज की आवश्यकता है। कारण क्या है इसके? अक्सर इंसुलिन या जो दवाएं आप ले रहे हैं, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, अगर उसकी डोज में कैलकुलेशन गलत हो गया, यानी कि इंसुलिन ज़्यादा ले गए आप, या आपने दवा खा ली और खाना नहीं खाया, आपने खाना मिस कर दिया, या आपने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, या कभी कभी अल्कोहल की एक्सेसिव इनटेक, और या कभी कभी अगर कोई बीमारी साथ में अगर आ गई, जो जैसे मैंने बताया था, किसी किस्म की स्ट्रेस, इन्फेक्शन, बर्न्स, इंजरीज, ये इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा देती हैं। जैसे इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपको ये शुगर आपकी लो हो सकती है उस टाइम। यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम भी हो तो उनको बीच बीच में अपने डॉक्टर के पास ज़रूर फॉलोअप के लिए जाना चाहिए ताकि इंसुलिन की डोज जो है ना वो कम हो और ना वो ज़्यादा लें, ताकि इंसुलिन की डोज एडजस्ट होती रहे। ये बहुत ज़रूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया के साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप
बताएंगे हमारे स्टूडेंट्स को? जी, हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण मिस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अक्सर शुरुआत बहुत ही सटल और बहुत ही धीमे से लक्षणों में होती है, जैसे कि स्वेटिंग, भूख महसूस करना, उबकाई आना, सर दर्द होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, पल्स का फास्ट हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, मरीज का चिंतित हो जाना, हाथों में कंपन या ट्रेमर्स महसूस करना, और अगर ब्लड शुगर ज़्यादा देर तक रहे या कंट्रोल में न रहे तो ऐसे में वो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, ब्लरिंग ऑफ विजन, कंफ्यूजन, बेहोश हो जाना, या कभी कभी दौरा भी पड़ सकता है, फिट्स पड़ सकते हैं, देखने में बिल्कुल मिर्गी जैसा दौरा पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसका कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होगा जो पेशेंट को आना चाहिए इमीडिएटली, या उसको अपने साथ कुछ रखना चाहिए, क्योंकि ये तो कभी भी हो सकता है पेशेंट को, जैसे कि आपने बताया? बिल्कुल, बिल्कुल। इसका इलाज सबसे पहले फर्स्ट एड कि मरीज को जैसे ही ऐसे लक्षण महसूस हों या ऐसी संभावना भी अगर महसूस हो तो सबसे पहले उसको कोई मीठी चीज़ खा लेनी चाहिए, और मीठी चीज़ खाते ही आप देखेंगे तुरंत उसके अंदर असर आना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ये अचानक डेवलप होता है तो जो आदमी जो भी कम्युनिटी वर्कर अगर इसे देख रहा है या उसके पास अगर ऐसा मरीज आता है तो उसको तुरंत हिस्ट्री लेते ही उसको तुरंत पता चल जाना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ कि आप इमीडिएटली ब्लड शुगर चेक कीजिए, जब भी शक हो तुरंत ब्लड शुगर चेक कर लीजिए। और अगर चेक करने की सुविधा नहीं है बाई चांस तो आप एहतियातन मरीज़ को मीठी चीज़ खिला दीजिए, जिससे कि उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर शुगर लो हो रही है तो इमीडिएटली उससे आराम मिलेगा। जैसे ही ये फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर को रेफ़र करें, डॉक्टर उस टाइम पे चेक करेगा कि इनके इलाज में कोई क्या क्या कारण था जिससे ऐसा हुआ, आगे ऐसा ना हो इसके लिए आपको सलाह देगा। ये मुख्यतः जो है मैं समझता हूँ ये हाइपोग्लाइसीमिया आपको ट्रीट करना चाहिए इस तरह से। जैसे कि हमने इनको अपने स्टूडेंट्स को बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी कोई भी डाइट में चेंज करना है या एक्सरसाइज करनी है, इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर लेगा उस टाइम भी हो सकता है, अगर खाना मिस कर देगा तब भी हो सकता है, अगर अपनी इंसुलिन की डोज या दवाइयों की डोज कम या ज़्यादा लेता है तब भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का पेशेंट को बताना, उनको जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अक्सर ये देखा गया है बहुत सारे लोग डायबिटीज़ जब पुरानी हो जाती है तो उनके मन में गलतफहमी आ जाती है कि वो अपनी ब्लड शुगर को खुद महसूस कर सकते हैं। जी, आप अगर पूछेंगे कि भाई आप शुगर क्यों नहीं चेक करते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब मुझे तो पता चल जाता है मेरी शुगर कम है ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी एक गलत धारणा है, ऐसा अक्सर नहीं होता, और ऐसे मरीज ही अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं। तो कॉन्फिडेंस में मत रहिए, हमेशा चेक कर लीजिए। चेक करें। अब डॉक्टर साहब आपने ये एक टर्म हमें बताई अभी, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, क्या आप इसका डिफरेंस बताएंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? जी, जैसा ये शब्द बता रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है हाई ब्लड शुगर लेवल और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है लो ब्लड शुगर लेवल। लेकिन ये तो वैल्यू तब है जब आप पहचानेंगे, जब आप इसको चेक करेंगे इनके लक्षण क्या हैं और कारण क्या है, इनसे भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलता है। अक्सर हाइपरग्लाइसीमिया तब होती है जब आप इंसुलिन मिस कर जाएं, या आपने ड्रग जो है आपने सपोज करिए कि आपने लेना भूल गए। दूसरी चीज़, हाई ब्लड शुगर के लिए अक्सर पाया गया उस टाइम पे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एयर हंगर बढ़ जाता है, मरीज लंबी लंबी सांस लेता है और चमड़ी ड्राई हो जाएगी, शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से ज़बान सूख जाएगी, और ऐसे में अगर देखेंगे तो आपको यूरिन के अंदर भी कीटोन आपको दिखाई पड़ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर ये लो ब्लड शुगर की वजह से हो रहा है तो एक तो आपको जो लक्षण है उसके डिफरेंट हैं, जैसे मैंने कहा था स्वेटिंग है, ट्रेमर्स है, कमज़ोरी है और पल्स फास्ट हो जाना, ये सब लक्षण आएंगे। अक्सर क्यों होता है, आप खाना भूल गए जी, आप ने दवा खा ली लेकिन तब तक जब तक खाना खाने लगे कोई आ गया, किसी कारण से काम में लग गए, भूल गए, तो अक्सर ऐसा हो सकता है। इंसुलिन ले ली लेकिन खाना नहीं खाया। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे में ब्लड प्रेशर अक्सर या तो नॉर्मल होगा या बढ़ जाएगा जी, रेस्पिरेशन भी नॉर्मल होगा, और जैसे मैंने बताया था पसीना आपको आ सकता है इसके अंदर, टंग इसमें मॉइस्ट होगी, ठीक है, टंग जो है आपकी जबान जो है इसमें गीली नजर आएगी और यूरिन में कीटोन नजर नहीं आएंगे। तो मोटा मोटी इस तरह से कम्युनिटी वर्कर इसको पहचान करके डिफरेंशिएट कर सकता है और रेफर कर सकता है पेशेंट को। जी। अब डॉक्टर साहब हमने एक दूसरा आपने बताया था क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, क्या इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो
इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है किसी तरह से? पहले तो फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस को, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जी। सबसे पहला और अहम फैक्टर मैं समझता हूँ वो है ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़, कि अगर डायबिटीज़ बहुत पुरानी है, लंबी है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कि आपने कितना अच्छा मेटाबॉलिक कंट्रोल किया उसका, आपने कितना स्ट्रिक्टली शुगर कंट्रोल किया है। जितना अच्छा सा शुगर कंट्रोल होगा उतनी कॉम्प्लिकेशंस आपकी कम हो जाएंगी। और तीसरा है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत कॉमन एसोसिएशन है डायबिटीज़ की, उसको आपने कितने अच्छे से कंट्रोल किया है, ये भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस को डिसाइड करता है। और इसके कुछ स्टेप्स जो पेशेंट ले सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे कम्युनिटी वर्कर उन्हें बता सकते हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत आसान है कि आप अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करिए। जितना अच्छा शुगर कंट्रोल उतना कॉम्प्लिकेशन का चांस कम। इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, आप अपना कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जो है प्रोफाइल का कंट्रोल करें। रेगुलर स्क्रीनिंग करें जिससे कि आपको तुरंत जो है पता चल जाए कि मेरे को कॉम्प्लिकेशन कब पैदा हो रही है। और ऐसी चीज़ जो बड़ी कॉमन है, डायबिटिक फुट जो मैंने बताया था, कि पैर का ध्यान रखें, चोट वोट ना लगने पाए उसके अंदर, आप शूज़ प्रॉपर पहने, इंजरी अगर हो जाए तो उसको तुरंत ठीक करें, पैरों को साफ रखें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पे, वर्कर के लेवल पे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने हमारे जब ब्लॉक 2 में हमने मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटिक पेशेंट बताया था, उसमें भी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कितनी बार और क्या क्या चीज़ों का उन्हें अपने रेगुलर चेकअप करवाते रहना है। वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में आए तो उसमें सबसे पहले हम आई कॉम्प्लिकेशंस के बारे में स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी आईज कॉम्प्लिकेशन, आँखों में कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक पेशेंट के हो सकती हैं। इस बारे में आम तौर पे जनता में काफ़ी जागरूकता आई है। लोगों को ये पता चल गया है कि शुगर के कंट्रोल के लिए मेरे को आँखों का चेकअप कराना बड़ा ज़रूरी है। और आँखें हैं भी शरीर की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आँखों को कोई भी व्यक्ति कभी भी अफेक्ट नहीं होने देना चाहता है। लेकिन आँखों की कॉम्प्लिकेशन सबसे कॉमन जो है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके अंदर की आँख का जो अंदर का पर्दा, जिसे हम रेटिना कहते हैं, जो कि आँख से देखने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और इसकी वजह से मरीज़ को आवश्यक नहीं कि सिम्टम हो, ये ऐसी चीज़ है जो अर्ली स्टेजेस में देखने के लिए हमें आँखों की जांच करानी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको रूटीनली में डॉक्टर के पास जाके अपनी रेटिना चेक करानी है। साल में एक बार चेकअप ये आवश्यक है। इसके अलावा ब्लड शुगर कंट्रोल करिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, जिससे कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन या तो हो ही ना, और अगर बाई चांस ना हो पाए तो देर से हो, जितना देर से हो उतना अच्छा है। उसके बाद हमने एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी नाम से भी एक कॉम्प्लिकेशन के विषय में पढ़ा है, तो उसके विषय में थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे कि ये क्या होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी? जी, मैं नेफ्रोपैथी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आँखों के बारे में बताना चाहूँगा कि आँखों में रेटिना के अलावा कैटरेक्ट हो जाना, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, काला मोतिया हो जाना, वो भी कॉमन चीज़ है, वो भूलना नहीं चाहिए। ये डायबिटिक्स में अक्सर देखा गया है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब ये है कि जहाँ अगर गुर्दे, किसी भी मरीज़ में, डायबिटीज़ के मरीज़ में अगर गुर्दे इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसका मतलब है कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लक्षण हो सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं की गई तो ये अल्टीमेटली क्रॉनिक रीनल फेलियर का यानी कि जानलेवा बन सकती है। और इसको बचाने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले ब्लड शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, लिपिड प्रोफाइल अपना मेंटेन करके रखें, और अगर बाई चांस किडनी का फंक्शन अगर एबनॉर्मल हो गया है, ठीक नहीं काम कर रहा, तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना होगा और बीच बीच में रेगुलर स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। नेफ्रोपैथी की सबसे पहली पहचान है कि इसमें पेशाब में एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है। एक और डिजीज़ है डॉक्टर साहब, डायबिटिक न्यूरोपैथी। जी, तो न्यूरोपैथी में क्या होता है? न्यूरोपैथी जैसा नाम बता रहा है कि इसमें नाड़ियाँ जो हैं शरीर की, उनके ऊपर इसमें असर पड़ता है। और सबसे पहले हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, आपको मालूम है कि नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल और स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरी के अंदर जो नाड़ियाँ हमारे पैरों और हाथों में जाती हैं, वो पेरिफेरल नर्व्स कहलाती हैं।
ये बहुत कॉमन है और इनके अर्ली सिम्टम्स कभी कभी पता हो सकता है मिस हो जाएं, लेकिन इसकी पहचान ये है कि अगर आपको सेंसरी लॉस होने लग जाए, आपको पता चले कि फिंगर टिप्स जो हैं या पैरों के अंदर जो उंगलियां हैं उनके अंदर आपको नमनेस झंझनाहट महसूस हो, टिंगलिंग की फीलिंग हो और उनमें सेंसरी लॉस होने लग जाए, ये इसकी पहचान है। इसको भी मैंने जैसे बताया कि शुगर कंट्रोल के ज़रिए, बीपी कंट्रोल के ज़रिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर ऐसे में अक्सर B1, B6, B12 प्रिस्क्राइब करना पसंद करते हैं, विटामिन देते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल का कंट्रोल इसमें बहुत आवश्यक है, उन्हें अवॉइड करना है। ये चीज़ पेशेंट के अपने हाथ में है। ऐसा मरीज़ जो चाहे कि मैं न्यूरोपैथी का शिकार ना हूँ या मेरी न्यूरोपैथी ना बढ़े, उसे इनको नहीं लेना चाहिए। और अपना रेगुलर मेडिकेशन और फॉलोअप ज़रूरी है। और नमनेस की वजह से, सेंसरी लॉस की वजह से आपको चोट ना लगने पाए हाथों या पैरों में, तो उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है। और डॉक्टर साहब, हार्ट प्रॉब्लम्स जो इसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज या कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन देखी गई हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी हार्ट प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकती हैं और पेशेंट को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं उनको आम लोगों के मुकाबले काफ़ी हाई रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का, जिसमें सबसे प्रमुख हाई ब्लड प्रेशर है। और इसका कंट्रोल न सिर्फ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, इसकी वजह से आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, ख़ासतौर से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसकी वजह से आपको एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कि स्ट्रोक मैंने बताया था, पैरालिसिस, ठीक है ना, किडनी की डिजीज़ जो नेफ्रोपैथी हमने कही थी, आई डिजीज़ से भी बचा जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो बहुत ही आवश्यक है। और कोई भी मरीज़ जिसका कि बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी एम है हमारी ट्रीटमेंट का कि वो 130 या 80 के पास होना चाहिए, जितना एज नियर टू 130/80 एज पॉसिबल। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। बाकी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे मैंने बताया कि एंजाइना है, हार्ट ब्लॉक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक है, ये कॉर्नरी आर्टरी की डिजीज़ की वजह से है। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है, जिसके अंदर कि हार्ट जो है फूल जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाती है, लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाता है, सांस फूलने लगता है। और कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स जैसे कि स्ट्रोक मैंने बताया, तो ये कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे को डायबिटीज़ में अक्सर होती है। और डॉक्टर साहब, एक पेरिफेरल वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और डायबिटिक फुट के बारे में आप कॉम्प्लिकेशन जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में काफ़ी कॉमन है वो भी, तो उसके विषय में आप इन ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए हमें। जी, कॉम्प्लिकेशंस मैंने जैसे मैं बता रहा था आपको कि डायबिटिक फुट हमारी मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर दोनों जो कॉम्प्लिकेशन थी उनका कॉम्बिनेशन है और बहुत कॉमन है डायबिटिक्स के अंदर। न्यूरोपैथी इसमें कंट्रीब्यूट करती है और जो ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं। अक्सर ये चोट लगने से शुरू होती है, चोट लगी, उसमें इन्फेक्शन हो गई, इन्फेक्शन जो है ठीक नहीं हुई और वो फैलने लग गई। दूसरी चीज़ की पुअर ब्लड सर्कुलेशन, अगर आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, तो ये भी डायबिटिक फुट की कॉम्प्लिकेशन का कारण है। इसकी वजह से गैंग्रीन बन सकती है और इसकी वजह से अल्टीमेटली गंभीर समस्याएं इसमें आ सकती हैं। हाई ब्लड शुगर कंट्रोल इसमें एनकरेज करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक नहीं होने देता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या है डायबिटिक फुट की, कि सबसे पहले शुगर कंट्रोल कीजिए, प्रॉपर फुट केयर करनी है, चोट लगने न पाए, प्रॉपर शूज़ और प्रॉपर आप अपने फुटवियर पहनिए, इसके अंदर चोट लग जाए उसका ध्यान रखिए, अगर है तो ड्रेसिंग कीजिए अच्छे से, दवा लीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए और अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो उससे पीछे मत हटिए। अगर डॉक्टर आपको बताता है कि मुझे इस केस को डायबिटिक फुट में अगर ऑपरेट करना है तो उससे भागिए नहीं, डरिए। अक्सर लोगों में बहुत डर हो जाता है जी हाँ, जब एम्पुटेशन, खासकर जब डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और पेशेंट सही टाइम पे इलाज नहीं कराता है, तो बहुत बार एम्पुटेशन भी बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में। वो एम्पुटेशन एज ए लास्ट रिसोर्ट करना पड़ता है कि पेशेंट की जान को ही जब खतरा होने की संभावना है तब काटना पड़ता है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने लिखा था कि डिब्राइडमेंट कर सकते हैं आप। अगर जब देखिए कि जो डेड टिश्यू होता है, मैं सर्जरी के जरिए उस डेड टिश्यू को निकाल देते हैं और उसको मैं हीलिंग के अंदर एनकरेज कर सकता हूँ। तरह तरह की मोडालिटीज मौजूद है, तो उसमें सर्जन से डरना नहीं चाहिए। डायबिटिक्स जो है अक्सर सर्जन की वजह से घबराते हैं, तो मेरा मतलब अगर ऐसी नौबत आती है तो हिचकिचाइए नहीं, ज़रूर डॉक्टर की राय लीजिए। डॉक्टर साहब, क्या डायबिटिक पेशेंट को कोई स्किन कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? जी बिल्कुल। थोड़ा सा बताएंगे किस प्रकार की स्किन कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक पेशेंट को?
अक्सर इन मरीज़ों में फंगल इन्फेक्शंस जो हैं काफ़ी कॉमन पाई गई हैं, या स्किन के अंदर ड्राइनेस हो जाना, स्वेटिंग, जो रेगुलर स्वेटिंग मैकेनिज्म जो हम देखते हैं वो कभी कभी इनमें नहीं दिखाई पड़ता है। रैशेस हो सकते हैं, इरप्शंस हो सकती हैं, स्किन के अंदर आपके फुट अल्सर्स हो सकते हैं पैरों में, जैसे मैंने बताया था, वो भी स्किन की कंडीशन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, और एक एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस नाम की एक लीजन होता है जिसमें चमड़ी में, खासों से एक्जिला में, गर्दन में, ग्रोइन में, यानी कि पैरों के बीच का जो फोल्ड है, हाथों में, पैरों में डार्क ब्राउन कलर की थिकनिंग हो जाती है, जो अक्सर उसके ऊपर वेलवेटी टेक्सचर होता है उसके ऊपर। ये पहचान है, और ये देखा गया है कि अगर जिन लोगों को ऐसा लीजन दिखाई पड़ता है तो ये लोग अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें पाया गया है। तो जब भी ऐसा लीजन आए तो आपको डॉक्टर के पास जा करके दिखाना है, डॉक्टर उसको पहचान लेगा, ट्रीट कर देगा, ये इलाज के लायक है, ठीक हो सकती है। यानी कि डॉक्टर साहब आपने जो हमें मेन क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, उसमें हमारे वर्कर्स को और पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है ये कि शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, लिपिड कंट्रोल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और समय पे डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना, फॉलो अप करना, जिससे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ये जानना और पेशेंट को बताना बहुत ही आवश्यक है। अब आती है कि कॉम्प्लिकेशन हो गई है, पेशेंट को कब, कहाँ रेफर करना है, क्योंकि एक कम्युनिटी वर्कर का रोल ये इलाज करना नहीं है, उसका रोल है मोटिवेट करना पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना, काउंसलिंग करना, गाइड करना, हेल्प करना उसकी। लेकिन जब पेशेंट अगर मोटिवेट होता है तो उसका इलाज करवाना, उसको रेफ़र करना, किसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा। तो डॉक्टर साहब कुछ रेफरल के विषय में आप बताएंगे कि हमारा कम्युनिटी वर्कर इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, उसे क्या क्या करना चाहिए। नीरजा जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय पे इशारा किया है। कल्पना कीजिए कि हम अस्पताल में सारी के सारे इलाज, सब कुछ सुविधाएं, अच्छे अच्छे डॉक्टर, नर्स सब लेकर के बैठे हैं, और पता चला कि मरीज़ या तो पहुंच ही नहीं रहा हमारे पास, और पहुंच रहा है तो बहुत देर से पहुंच रहा है। हमारी सारी तैयारी बेकार हो सकती है। मरीज़ के रिश्तेदार और मरीज़ की एजुकेशन बहुत आवश्यक है। जब भी वो अस्पताल आते हैं हम लोग उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पाया गया है कि जो रोल हमारा कम्युनिटी वर्कर, जो वहीं उसके घर के पास रहता है, घर में उसका आना जाना है, जो रोल या जो प्रभावशाली तरीके से कन्विंसिंग वो कर सकते हैं, वो कभी कभी अस्पताल नहीं कर पाता है। रेफरल के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि मैं कब रेफ़र करूं जी। तो पहली चीज़ कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जिसको कि घर में कई और लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ऐसे में अगर उसको कोई लक्षण नहीं भी अगर आ रहे हैं तो भी उसको इनकरेज करना है कि एक बार अपना एक रेगुलर चेकअप आप जरूर कराइए। और अगर वो डायग्नोज हो जाता है तो उसको देखिए कि वो अगर सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, इरेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको आपको रेफ़र करना चाहिए। या अगर वो अपनी कोशिश के बावजूद भी अपनी डाइट मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर पा रहा है, आपको लगता है कि एक स्टेप और आगे जाने की आवश्यकता है, तो उसको अस्पताल भेजिए। वहाँ पर हमारे पास कई तरीके हैं जहाँ डॉक्टर और मरीज़ों के अलावा इस तरह के और मरीज़ों को इकट्ठा करके काउंसलिंग करके हम उनको एजुकेट करके हम कर सकते हैं कि भाई उनको मॉडिफाई करा सकते हैं। या अगर आपको लगता है, सस्पिशन है, जैसा मैंने बताया था कि ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं कि लगता है कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, तो ज़रूर रेफ़र कर दीजिए। चोट लग गई पैर में, वूंड भर नहीं रहा है, घाव भर नहीं रहा है, आपने पहली फर्स्ट एड वगैरह दवाएं अगर लाके देख ली हैं, आप रेफ़र कीजिए, क्योंकि इसको भी ज़रूरत पड़ सकती है जी। या मरीज़ को आंखों में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, या आपने देखा कि पेशेंट जो है कई साल से उसने अपनी आंखें चेक ही नहीं कराई हैं जी, तो उनके लिए भी आपको रेफ़र करना चाहिए जिससे उसकी जांच हो सके जी। तो कैसे रेफ़र करना चाहिए, कुछ इनको ध्यान रखने चाहिए हमारे कम्युनिटी वर्कर को, कुछ पॉइंट्स या उनकी समरी बना के। लेकिन जैसे उसने रेफ़र कर दिया, उसने कुछ जानकारी भी ली पेशेंट से, लेकिन क्या वो जानकारी डॉक्टर के पास तक कैसे पहुंचेगी, तो इसीलिए कैसे रेफ़र करना चाहिए। देखिए, कम्युनिटी वर्कर को सबसे पहले जब फैसला करना है कि मैं रेफ़र करूँ या ना करूँ, तो उसको पहले अच्छे से पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए जी। उससे पूछना चाहिए कि भाई ये जो आप लक्षण हैं, आप बताइए इलाज कब से चल रहा है आपका, क्या क्या दवाएं ले रहे हैं, पूरी डिटेल हिस्ट्री जब लेगा तो उसको अपने आप ही क्लू मिलेंगे कि मुझे
रेफ़र करना है कि नहीं करना है, उनकी समरी बनाए। वो जो भी हिस्ट्री उनको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट उसको लगते हैं उसकी समरी बनाए, उसका ब्लड शुगर चेक करे, और अगर रेफ़र करने की आवश्यकता पड़ती है तो अपने इन पॉइंट्स को नोट जरूर करके भेजें, जिससे कि डॉक्टर या जो भी क्लिनिक जहां उसको रिसीव करेगा पेशेंट को, उसको आसानी हो जाए। पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाइए, अगर हेल्थ वर्कर साथ जाता है तो मरीज़ का हौसला बना रहता है। साथ में एक फैमिली मेम्बर ज़रूर ले जाइए, जिससे कि जो एक्सपोजर या जो एक्सपीरियंस उनका अस्पताल में हो वो उनको अच्छा लगे, जिससे कि बार बार जाने के लिए वो इनकरेज हो, वहाँ पर उन्हें डर न लगे अस्पताल से। सबसे नज़दीक की हेल्थ फैसिलिटी में ले जाइए, बहुत दूर रेफ़र मत कीजिए। होम टू रेफ़र। जी हाँ। जी हाँ। और आपके सरकार के हर जगह, गांव में हर सब जगह पेशेंट्स जो हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हमारे, उनको वहाँ पर ले जाइए। और जो नियरेस्ट फैमिली डॉक्टर जहाँ आप जाने के आदी हैं, जहाँ अक्सर मरीज़ जाता है, उसके पास ले जाइए, उसको इग्नोर मत कीजिए। और मरीज़ को पुश मत करिए, अगर आपने अपनी राय दे दी उसको समय दीजिए, जिससे वो सोचिए, अपना हौसला बनाए, उसके बाद जाए। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि हमने कहा है तो आपको जाना ही है, क्योंकि पेशेंट को अपने परिवार के बारे में, अपना कैसे जाना है, हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। और डॉक्टर को बार बार बदलना नहीं चाहिए। जो ज्ञान है हर डॉक्टर का मोरलेस बराबर होता है जी। उसमें अगर स्पेशलिस्ट की राय की ज़रूरत पड़ती भी अगर है तो उसकी भी राय रेफरल जो है उसी अपने डॉक्टर के थ्रू जाइए, जिससे कि स्पेशलिस्ट जो भी एडवाइस करेगा आपके डॉक्टर को भी पता रहेगा। बार बार स्पेशलिस्ट जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। और अक्सर डॉक्टर लोग आपस में भी बात कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई स्पेशलिस्ट भेज रहा है और उसको मालूम है कि मरीज़ बहुत दूर से आया है, तो जो लोकल डॉक्टर उसका है उसकी मदद कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बार बार अपने डब्बे स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि आपको पेशेंट को जानकारी देनी है या उनके बिहेवियर में चेंज लाना है या उनको काउंसलिंग करनी है, जिसे हम अपने टेक्निकल शब्दों में कहते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ में इसका मतलब और ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या करता है पेशेंट में, इसके विषय में बताएंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, हमने अभी बहुत सारी बातें बताई, मरीज़ को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, वहाँ जाइए, वहाँ मत जाइए, हमने बहुत सारी सलाह दी। अगर आप मरीज़ बन के देखें और थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि आप खुद पेशेंट हैं, तो आप पाएंगे कि हर आदमी, हर राह चलता आदमी भी आपको 2 सलाह देकर चला जाएगा, और ये नहीं देखेगा कि सलाह को मैं पालन करूं तो कैसे करूं, मेरी समस्याएं क्या हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर मैं पूछूं तो लोग हंस देंगे, कहेंगे अरे आपको ये भी नहीं पता। तो मरीज़ के मन में बहुत सारी सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारा उसमें कॉन्फिडेंस का लैक होता है। इन सारी समस्याओं को जो व्यक्ति समझे या जो प्रोसेस इन सारी समस्याओं को समझते हुए, ये बैरियर्स हैं जी, कि व्यक्ति चाहता है कि मेरी बीमारी कंट्रोल हो जाए, बट मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा। ऐसी प्रक्रिया जो कि किसी व्यक्ति में अल्टीमेटली उसके बिहेवियर में, उसके अप्रोच में चेंज ला सके, उसको हम बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे कि इसके अंदर बहुत ब्रॉड लेवल एक्टिविटीज़ जो है, कई तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, कई तरह की अप्रोचेज शामिल हैं इसके अंदर, जिनका एम एक है। तो हम ये समझ लें कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इज़ एम्ड एट चेंज ऑफ बिहेवियर एंड इट इंश्योर्स that correct information is given to the patients about not only diabetes but about its course, its management, and how to bring about a change in behavior, how to promote health and healthy life cycles. And secondly, it is not a one-way process, it is not a monologue, it is an interactive process. यानी कि अगर मैं कोई बात बताऊं, सामने वाले को समझना आए, सामने वाला मुझसे सवाल पूछे, वो मुझे समझना आए, दोनों एंड में, यानी कि कम्युनिकेशन इज ए 2-वे प्रोसेस। दोनों एंड को इफेक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक है कम्युनिकेशन करने वाला, एक कम्युनिकेशन रिसीव करने वाला, और एक बीच में है व्हीकल। तीनों चीज़ों का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, इससे पहले कि आप अपना बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप सर्व कर सकते हैं। और ये समय लेता है बिहेवियर में चेंज आना। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने पेशेंट को बताया है तो कल वो अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। इसकी कोई इंपॉर्टेंस है डॉक्टर साहब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की? जैसे आपने इन शब्दों में बताया कि जस्ट एक आपने ऑलरेडी हमें बता दिया है शुरू में कि क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी 2-3 पॉइंट्स आप हाईलाइट कर देंगे ताकि उनको एक बार समझ आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है। इसके लिए आप समझिए कि
ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करता क्या है, मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंस जानने का बढ़िया तरीका है कि आप समझिए कि वो करता क्या है। सबसे पहले बिहेवियर चेंज जो है आपकी ज्ञान बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है। नॉलेज देना और सही नॉलेज देना एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट वो है। दूसरी चीज़ कि ये सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी डिस्कशन बिहेवियर चेंज में बहुत आवश्यक है। अक्सर बिहेवियर चेंज में इंडिविजुअल तभी बदलता है जब उसके आसपास के लोग, आसपास का समाज भी उस बदलाव में साझी होता है, भागीदार होता है, तो बदलाव जल्दी आता है। दूसरा एटीट्यूडनल चेंजेस, कि हमारा ट्रीटमेंट के प्रति एटीट्यूड क्या है। जैसे अक्सर एक बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड पाया गया है कि ओहो ये तो बीमारी हो गई, हमें तो जीवन भर इसका इलाज करना पड़ेगा, तो हम उसे तोहमत की तरह से लेने लग जाते हैं। नतीजा क्या है कि ये एटीट्यूड मेरे परिवर्तन को रोक देता है। स्ट्रेस रिड्यूस करता है, बीसीसी से हमारे पेशेंट के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर स्ट्रेस कम होती है। देयर इज अ डिमांड क्रिएट करता है इंफॉर्मेशन और सर्विस के ऊपर। सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, केयर के लिए, सपोर्ट के लिए प्रमोट करता है। और इट इम्प्रूव्स द स्किल्स एंड मेक द पेशेंट्स इंडिपेंडेंट। यानी कि जो मैंने शुरू में बताया था कि सबसे पहले मरीज का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। और ये जो बीसीसी है, ये इफेक्टिव बीसीसी होने के लिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि इसका इंटीग्रेट होना। ये एक सिंगल वन पॉइंट एक्टिविटी नहीं है, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद द प्रोग्राम गोल्स। यानी कि जैसे भी हम पेशेंट के इलाज के बारे में जैसे सोचते हैं, तो हमें ये भी सोचना है शुरू में ही कि हमें पेशेंट को क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। जी हाँ। तो ये साथ ही हमें शुरू से ही लेकर चलना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट पहले 10 बार आ गया हॉस्पिटल में तो हम बता रहे हैं कि अब क्या करना है, बट पहली बार से ही, जिस दिन पहले दिन पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, तब से हमें ये एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए। मेरा ख्याल आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ। इसके अलावा पेशेंट की बिलीफ्स, मुझे पेशेंट की बिलीफ्स चाहे सही हो चाहे गलत, उसको इग्नोर नहीं करना है जी। मुझे उसकी कंसर्न्स को, वो कितना मोटिवेटेड है, कितना उसके कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, किस बैकग्राउंड से आया है, और ये सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। और उसके मुताबिक मुझे वो मेथड जो उसके ऊपर इफेक्टिव होगा वो चुनना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बीसीसी विल नॉट बी इफेक्टिव। दैट इज व्हाई आई से इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ बीसीसी। तो इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं डॉक्टर साहब जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को? बिल्कुल। तो वो फैक्टर्स थोड़ा सा बता देंगे, कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि पेशेंट की नॉलेज, अगर उसको सही नॉलेज है उसके पास, तो वो चेंज के लिए आवश्यक है। गलतफहमी या गलत जानकारी के बेसिस पे अगर चेंज होगा भी तो वो सही चेंज नहीं होगा, गलत चेंज होगा। पेशेंट के स्किल्स, कि अगर मैं मान लीजिए पेशेंट को ब्लड शुगर टेस्टिंग ही सिखाना चाहता हूँ, अगर वो अच्छे से, आसानी से वो स्किल सीख लेता है तो आपके लिए उस चेंज का लाना आसान हो जाएगा। तो स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। एटीट्यूड, जैसा मैं बात कर रहा था, कि वो डॉक्टर को और उसकी एडवाइस को कैसे लेता है, उसकी वजह से चेंज इन्फ्लुएंस होता है। एनवायरनमेंट, परिवार है, परिवार के आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसका फैमिली सपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटी जो है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस को चेंज करता है। अगर मान लीजिए कि पेशेंट का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, बट वहाँ का पब्लिक हेल्थ सेंटर अगर जो है बहुत दूर है, कारगर नहीं है, पहले पब्लिक हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, और है तो वो अगर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसका ध्यान कहीं और है, ये सारी चीज़ें हमारे इस चेंज को इन्फ्लुएंस करती हैं। डॉक्टर साहब, कोई बिहेवियर चेंज का प्रोसेस है, उसके एक ब्रीफ में अगर हमें आप स्टेप्स बता देंगे, स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा कि कैसे बिहेवियर चेंज आता है, प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज। देखिए, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपको अवेयर करना पड़ेगा। मरीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको उसको नॉलेज देनी पड़ेगी, उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उसकी कंसर्न्स को सुनना पड़ेगा। अवेयरनेस पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है। उसके लिए सही नॉलेज और स्किल का एक्वायर करना, जैसे अभी मैंने मेंशन किया था। तीसरा कि उसको मोटिवेट करना कि नहीं तुम कर सकते हो, उसके अंदर हौसला बढ़ाना, उसको हिम्मत देना कि नहीं तुम कर सकते हो, असंभव नहीं है। ये शायद बहुत ज़रूरी है जी। इसके बाद आप उनको सजेशन दीजिए। सजेशन का मतलब है कि आप इसको ऐसे करके, जो न्यू बिहेवियर है, जो नया बिहेवियर हम चाह रहे हैं चेंज करना, उसे बड़े धीरे से सजेस्ट करना चाहिए, कड़वी दवा की तरह नहीं। ऐसा लगे कि हम उसे सपोर्ट के तौर पे दे रहे हैं। अगर उसको उस सही तरह से वो एक्सेप्ट करेगा तो चेंज आ जाएगा। और ये जो चेंज बिहेवियर जब परसिस्ट करेगा, जब उसको हम एनकरेज कर देंगे लगातार, देन इट विल अल्टीमेटली लीड टू एडॉप्शन। एडॉप्शन, हाँ, जब वो एडॉप्ट कर लेगा तो चेंज परमानेंट हो जाएगा।
डॉक्टर साहब, हमारे वर्कर को क्या कुछ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, या किस टाइप के मैसेजेस उनको देने चाहिए और क्या क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए? इसका हम डिटेल बाद में भी इनको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट में थोड़ा सा उन्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए। देखिए, मटेरियल्स और जो है जो मैसेज क्या दिया जाना चाहिए, ये मैंने बताया कि लोकल मिलियू या लोकल कंडीशंस, एक मैसेज जो आज दिल्ली में एप्लीकेबल है वो हो सकता है कि किसी देहात में एप्लीकेबल ना हो। हाँ, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि जो भी आदमी इसको मटेरियल को या मैसेजेस को तैयार करता है, क्रिएट करता है, उसे कुछ बुनियादी सवालों को जो देखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा कि मैं किसका बिहेवियर चेंज करना चाह रहा हूँ, और वो आज डेट में वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसकी प्रेजेंट नॉलेज या स्किल कितनी है, और उसको मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ चेंज करने के लिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरे को क्या क्या बैरियर्स मुझे आने की संभावना है। जब वो जाए या ऐसा सोचे, वो तैयार रहे कि किस तरह के बैरियर्स मेरे को आने हैं, क्योंकि उस मैसेज के ज़रिए उन बैरियर्स को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। क्या फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड पे भी, नेगेटिव साइड पे भी। कौन मोटिवेट कर सकता है, मैं किसके ज़रिए ये मैसेज को दिलाऊं, किस आदमी की मरीज़ ज़्यादा सुनता है, क्या स्पेसिफिक चीज़ें की जा सकती हैं, मुझे किस किस रिसोर्सेज की कितना पैसा चाहिए होगा, क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, इन सारी की सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इससे पहले कि मैं मटेरियल बनाने का या मैसेज बनाने की सोचूं। उसके बाद इसको फॉलो करिए। जब आप मैसेज को देते हैं, देने टाइम ऑब्जर्व कीजिए कि मैसेज को कैसे लिया जा रहा है। डिस्कशन के अंदर आप डिस्कस करिए, एनकरेज कीजिए कि लोग अपनी अपनी कंसर्न्स को लेकर के बाहर आएँ, उनको बताएं, और उसके बाद फॉलोअप सर्वे कीजिए, जिससे कि कम्युनिटी में जाइए, जाकर के आपको पता चलेगा। ये आवश्यक नहीं कि आदमी एक जना कर सके, इसमें संस्थाएं भी इसके अंदर कर सकती हैं, ग्रुप्स भी इसको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एरियाज ऑफ एजुकेशन, हम पेशेंट को क्या कौन कौन सी एरियाज पे एजुकेट करना चाहिए उनको, जो आप थोड़ा सा ये बताएंगे? मैं समझता हूँ एजुकेशन के लिए सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में, कि इसका इलाज, इसकी पहचान संभव है, इसे आप खुद कर सकते हैं। ऐसी ऐसी मोडेलिटीज़, ऐसे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिन्हें हमें उन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर शुगर टेस्टिंग भी करनी है तो शुगर टेस्टिंग के क्या क्या अच्छे और आसान तरीके हैं जी, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को एक्सेप्ट करना बताना पड़ेगा कि अगर ये डिजीज़ हो गई है तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, इसे एक्सेप्ट कीजिए, आप इसे खुद मैनेज कर सकते हैं। उसे प्रॉपर नॉलेज या स्किल देना, लाइफस्टाइल को मैनेज करना, जैसे मैंने बताया था सबसे बड़ी चीज़ कि अगर वो लाइफस्टाइल को मैनेज करने में कामयाब हो जाता है, यू वुड से आपका 60 से 70% काम उसका हो जाता है। जी, सपोर्ट फैमिली का, फ्रेंड्स का कैसे लेना है, ये चीज़ें आपको देखनी है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कि मैं खुद उसे चेक कर सकूं घर के अंदर ही, मुझे कहीं जगह जाना ना पड़े। इसके लिए ग्लूकोमीटर तरह तरह के मौजूद हैं। यूरिन टेस्टिंग, और कुछ नहीं तो मैं सिंपल यूरिन टेस्टिंग घर में कर सकता हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया को पिकअप करना, उसके लक्षण को जानना, उसे प्रिवेंट करना। इसके अलावा इंसुलिन इंजेक्शन अगर डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो पेशेंट खुद तय कर सकता है कि मैं उसे कैसे लगाऊं। पेशेंट्स को ट्रेन करके उन्हें खुद ही दिया जाता है। आज के डेट में सारे के सारे डायबिटिक्स जो इंसुलिन लगाते हैं खुद लगाते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ टिप्स पेशेंट को ध्यान में रखने चाहिए ट्रैवल करते टाइम या ड्राइविंग करते टाइम, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट घर में तो नहीं बैठेंगे, नौकरी भी करते हैं, स्कूल कॉलेज भी जाते हैं जो बच्चे हैं हमारे, तो उनको किन चीज़ों का थोड़ा टिप्स कुछ बता दीजिए, 4-5 जो उनको ध्यान रखने चाहिए मेन। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं कि अब हम घर में कैद हो गए। जी हाँ, आप एक नॉर्मल आदमी की तरह से आप घूम सकते हैं, बट ध्यान से फिर रखना पड़ेगा कि आपके किट में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ब्लड शुगर की स्ट्रिप्स होनी चाहिए, ग्लूकोमीटर साथ में होना चाहिए जिससे आप शुगर चेक कर सकें, आपके पास इंसुलिन सिरिंज या इंसुलिन पेन होना चाहिए। अपनी सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखिए, जेब में रखिए, जैसे कि अगर बाई चांस कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो कोई भी व्यक्ति उस स्लिप को पढ़ करके आपको हेल्प दे सके। एक्स्ट्रा फूड आइटम ज़रूर रखिए, अगर आप इंसुलिन पे हैं या दवाएं खा रहे हैं तो खाने के आइटम ज़रूर रखिए, शुगर अपने साथ, चीनी की मीठी चीज़ें साथ रखिए। और इंसुलिन जो अगर आप लगवा रहे हैं तो अपने साथ सेपरेट बैग में लेके चलिए। ब्लड शुगर बीच बीच में चेक करिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, और कभी भी ओपन में बिना जूते के मत जाइए, ठीक है। अक्सर ऐसी जगह, अनजान जगहों पे जाएंगे, आपको चोट लग सकती है। अपना ट्रैवल प्लान जाने से पहले डॉक्टर से डिस्कस कीजिए।
अगर उस ऐसे कोई आप बहुत रिमोट एरिया में जा रहे हैं या बहुत दूर जा रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर भी आपको कुछ टिप्स देना चाहेगा, आप उनको ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। जब भी वो हॉस्पिटल में जाएंगे, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो अपने पेशेंट्स को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और ना कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हमारे और भी दर्शक जो देख रहे होंगे, शायद कुछ डायबिटिक पेशेंट भी होंगे, उनके लिए बहुत ही जानकारी यूजफुल रहेगी। इस सेशन में आपने जाना कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और कैसे पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, और आपके एजुकेशन देने का, बिहेवियर चेंज लाने के क्या क्या तरीके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सेशन अटेंड करने के लिए।